लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 38वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। डॉक्टर इरफान अली बैठे सोच रहे थे कि मनोहर की आत्महत्या का शेष अभियुक्तों पर क्या असर पड़ेगा। कानूनी ग्रंथों का ढेर सामने रखा हुआ था। बीच में विचार करने लगते थे। मैंने ये मुकदमा नाहक लिया। रोज 100 रुपये का नुकसान हो रहा है और अभी मालूम नहीं कितने दिन लगेंगे। लाहौल फिर रुपए की तरफ ध्यान गया। कितना ही चाहता हूं कि दिल को इधर न आने दूं, मगर ख्याल आ ही जाता है। वकालत छोड़ते भी नहीं बनती। ज्ञानशंकर से प्रोफेसरी के लिए कह तो आया हूं, लेकिन जो सचमुच ये जगह मिल गई तो टेढ़ी खीर होगी। मैं अब ज्यादा दिनों तक इस पेशे में रह नहीं सकता, और न सही तो सेहत के लिए जरूर ही छोड़ देना पड़ेगा। बस यही चाहता हूं कि घर बैठे 1000 रुपये माहवारी रकम मिल जाया करे। अगर प्रोफेसरी से 1000 रुपये मिले तो काफी होगा। नहीं, अभी छोड़ने का वक्त नहीं आया। 3 साल तक सख्त मेहनत करने के बाद अलबत्ता छोड़ने का इरादा कर सकता हूं, लेकिन इन 3 वर्षों तक मुझे चाहिए कि रियायत और मुरव्वत को बलाए ताक रख दूं, सबसे पूरा मेहनताना लूं, वरना आजकल की तरह फंसता रहा तो जिंदगी भर छुटकारा न होगा। हाँ, तो आज इस मुकदमे की बहस होगी। उफ, अभी तैयार नहीं हो सका। गवाहों के बयानों पर निगाह डालने का भी मौका न मिला। खैर, कोई मुजायका नहीं। कुछ न कुछ बातें तो याद ही हैं। बहुत कुछ उधर के वकील की तकरीर से सूझ जाएंगी। जरा नमक मिर्च और मिला दूंगा, खासी बहस हो जाएगी। ये तो रोज का ही काम है, इसकी क्या फिक्र। इतने में अमौली के राजा साहब की मोटर आ पहुंची। डॉक्टर साहब ने बाहर निकलकर राजा साहब का स्वागत किया। राजा साहब अंग्रेजी में कोरे, लेकिन अंग्रेजी रहन सहन रीत नीत में पारंगत थे। उनके कपड़े विलायत से सिलकर आते थे। लड़कों को पढ़ाने के लिए लेडियां नौकर थीं और रियासत का मैनेजर भी अंग्रेज था। राजा साहब का अधिकांश समय अंग्रेजी दुकानों की सैर में कटता था। टिकट और सिक्के जमा करने का शौक था। थिएटर जाने में कभी नागा न करते थे। कुछ दिनों से उनके मैनेजर ने रियासत की आमदनी पर हाथ लपकाना शुरू किया था, इसलिए उन्हें हटाना चाहते थे, किंतु अंग्रेज अधिकारियों के भय से साहस न होता था। मैनेजर स्वयं राजा साहब को कुछ न समझता था। आमदनी का हिसाब देना तो दूर रहा। राजा साहब इस मामले को दीवानी में लाने का विचार कर रहे थे, लेकिन मैनेजर साहब की जज से गहरी मैत्री थी, इसलिए अदालत के और वकीलों ने इस मुकदमे को हाथ में लेने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर साहब देर तक उनकी बातें सुनते रहे, बीच बीच में तस्कीन देते जाते थे। आप घबराए नहीं, मैं मैनेजर साहब से एक कौड़ी वसूल कर लूंगा। यहाँ के वकील दब्बू हैं, खुशामदी टट्टू, पेशे को बदनाम करने वाले। हमारा पेशा आज़ाद है, हक की हिमायत करना हमारा काम है, चाहे बादशाह से ही क्यों न मुकाबला करना पड़े। आप जरा भी तरद्दुद न करें। मैं सब बातें ऐसी खूबसूरती से तय कर दूंगा कि आप पर छींटा भी न आने पाएगा। अकस्मात तार के चपरासी ने आकर डॉक्टर साहब को एक तार का लिफाफा दिया। ज्ञानशंकर ने मुकदमे की पैरवी करने के लिए 500 रुपये रोज पर बुलाया था। डॉक्टर महोदय ने राजा साहब से कहा, ये पेशा बड़ा मूजी है, कभी आराम से बैठना नसीब नहीं होता। रानी गायत्री देवी का तार है, गोरखपुर बुला रही हैं। राजा, मैं अपने मुकदमे को मुलतवी नहीं कर सकता। मुमकिन है मैनेजर कोई और चाल खेल जाए। डॉक्टर, आप मुतलक अंदेशा न करें, मैंने मुकदमे को हाथ में ले लिया। अपने दीवान साहब को भेज दीजिएगा, वकालतनामा तैयार हो जाएगा। मैं कागजात देखकर फौरन दावा दायर कर दूंगा। गोरखपुर गया भी तो आपके कागजात लेता जाऊंगा। घड़ी में 10 बजे खानसामा ने दस्तरखान बिछाया। भोजनालय इस दफ्तर के बगल ही में था। मसाले की सुगंध कमरे में फैल गई, लेकिन डॉक्टर साहब शिकार फंसाने में तल्लीन थे। भय होता था मैं भोजन करने चला जाऊं और शिकार हाथ से निकल जाए। लगभग आध घंटे तक वो राजा साहब से मुकदमे के संबंध में बातें करते रहे। राजा साहब के जाने के बाद वो दस्तरखान पर बैठे। खाना ठंडा हो गया था। 2-4 ही कौर खाने पाए थे कि 11 बज गए। दस्तरखान से उठ बैठे, जल्दी जल्दी कपड़े पहने और कचहरी चले। रास्ते में पछताते जाते थे कि भरपेट खाने भी न पाया। आज पुलाव कैसा लजीज बना था। इस पेशे का बुरा हो, खाने की फुर्सत नहीं। हाँ, रानी को क्या जवाब दूं। नीत तो यही है कि जब तक किसानों का मामला तय न हो जाए कहीं न जाऊं, लेकिन ये 500 रुपये रोज का नुकसान कैसे बर्दाश्त करूं। फिर एक बड़ी रियासत से ताल्लुक हो रहा है। साल में सैकड़ों मुकदमे होते होंगे, सैकड़ों अपीलें होती होंगी। वहां अपना रंग जरूर जमाना चाहिए। मुहर्रिर साहब सामने ही बैठे थे। पूछा, क्यों मुंशी जी, रानी साहिबा को क्या जवाब दूं।
आपके ख्याल में इस वक्त वहां मेरा जाना मुनासिब है? मुहर्रिर: हुजूर किसी के ताबेदार नहीं है, शौक से जाएं। सभी वकील यही करते हैं, ऐसे मौके को न छोड़ें। डॉक्टर: बदनामी होती है। मुहर्रिर: जरा भी नहीं। जब यही आम रिवाज है तो कौन किसे बदनाम कर सकता है? इन शब्दों ने इरफान अली की दुविधाओं को दूर कर दिया। ऊँघते को लेटने का बहाना मिल गया। ज्यों ही मोटर कचहरी पहुंची, प्रेमशंकर दौड़े हुए आए और बोले, मैं तो बड़ी चिंता में था, पेशी हो गई। डॉक्टर: अमोली के राजा साहब आ गए, इससे जरा देर हो गई, खाना भी नहीं नसीब हुआ। इस पेशे की न जाने क्यों लोग इतनी तारीफ करते हैं। असल में इससे बदतर कोई पेशा नहीं। थोड़े दिनों में आदमी कोल्हू का बैल बन जाता है। प्रेमशंकर: आप उधर कहाँ तशरीफ लिए जाते हैं? डॉक्टर: जरा सब जज के इजलास में एक बात पूछने। आप चले, मैं अभी आता हूं। प्रेम: सरकारी वकील ने बहस शुरू कर दी है। डॉक्टर: कोई मुजायका नहीं, करने दीजिए, मैं उसका जवाब पहले ही तैयार कर चुका हूं। प्रेमशंकर उनके साथ सब जज के इजलास तक गए। डॉक्टर साहब लगभग 1 घंटे तक दफ्तर वालों से बातें करते रहे। अंत में निकले तो बड़े संकोच भाव से बोले, आपको यहां खड़े खड़े बेहद तकलीफ हुई, मुआफ फरमाइएगा। मुझे ये कहते हुए आपसे बहुत नादिम होना पड़ता है कि मैं 3-4 दिन इस मुकदमे की पैरवी न कर सकूंगा। प्रेम: ये तो आपने बुरी खबर सुनाई। आप खुद अंदाज कर सकते हैं कि ऐसे नाजुक मौके पर आपका न रहना कितना जुल्म है। डॉक्टर: मजबूर हूं, आपके भाई साहब ने तार से गोरखपुर बुलाया है। प्रेम: इस खबर से तो मेरी रूह ही फना हो गई। आप इन बेचारे किसानों को मझधार में छोड़ देते हैं। ख्याल फरमाइएगा इनकी क्या हालत होगी। यहां इतने तंग वक्त में कोई दूसरा वकील भी तो नहीं मिल सकता। डॉक्टर: मुझे खुद निहायत अफसोस है, मगर जब तक दुकान है तब तक खरीदारों की खातिर करनी ही पड़ेगी। ये पेशा ऐसा मनहूस है कि इसमें आईने पर कायम रहना दुश्वार है। मुझे इन मुसीबत ज़दों का खुद ख्याल है, लेकिन मिस्टर ज्ञानशंकर को नाराज भी तो नहीं कर सकता। और जनाब, साफ बात तो यह है कि जब काफिर हुए तो शराब से क्यों तौबा करें। जब वकालत का स्याह जामा पहना तो उस पर शराफत का सफ़ेद दाग क्यों लगाएं। जब लूटने पर आए तो दोनों हाथों से क्यों न समेटें। दिल में दौलत का अरमान क्यों रह जाए। बनियों को लोग खामोखा लालची कहते हैं। इस खिताब का हक हमको है। दौलत हमारा दीन है, हमारा ईमान है। ये न समझिए कि इस पेशे में जो लोग चोटी पर पहुंच गए हैं वे ज्यादा रोशन ख्याल हैं। नहीं जनाब, वे बगुले भगत हैं। ऐसे खामोश बैठे रहते हैं गोया दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं, लेकिन शिकार नजर आते ही आप उनकी झपट और फुर्ती देखकर दंग हो जाएंगे। जिस तरह कसाई बकरे को सिर्फ उसके वजन के एतबार से देखता है, उसी तरह हम इंसान को महज इस एतबार से देखते हैं कि वो कहाँ तक आंख का अंधा और गांठ का पूरा है। लोग इसे आज़ाद पेशा कहते हैं, मैं इसे इंतहा दर्जे की गुलामी कहता हूं। अभी चंद महीने हुए मेरे भाई की शादी दरपेश थी। सादात के कस्बे में बारात गई थी। 3 दिन तक बारात वहां ठहरी रही। मैं रोज सवेरे सवेरे यहां चला आता था और रात की गाड़ी से लौट जाता था। सभी रस्में मेरी गैर हाजिरी में अदा हुई। एक दिन भी कचहरी का नागा नहीं किया। मैं अपनी इस हवस को घृणित समझता हूं और जिंदगी भर उस आदमी का शुक्रगुजार रहूंगा जो मुझे इस मर्ज से नजात दे दे। ये कहकर डॉक्टर साहब मोटर पर आ बैठे और एक क्षण में घर पहुंच गए। 1 बजे गाड़ी जाती थी। सफर का सामान तैयार होने लगा। 2 चमड़े के संदूक, 1 हैंडबैग, हैट रखने का संदूक, ऑफिस बक्स, भोजन सामग्रियों का संदूक आदि सामान मोटर पर लादा गया। प्रत्येक वस्तु पर डॉक्टर साहब का नाम लिखा हुआ था। समय बहुत कम था। डॉक्टर साहब घर में न गए। मोटर पर बैठना ही चाहते थे कि मेहरी ने आकर कहा, हुजूर जरा अंदर चलें, बेगम साहबा बुला रही हैं। मुनीरा को कई दस्त और कया आए हैं। डॉक्टर साहब, तो जरा कपूर का अर्क क्यों नहीं पिला देती? खाने में कोई बदपरहेजी हुई होगी, चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है? मेहरी, हुजूर दवा तो पिलाई है, जरा आप चलकर देख लें, बेगम साहिबा डॉक्टर बुलाने को कहती हैं। इरफान अली झल्लाए हुए अंदर गए और बेगम से बोले, तुमने क्या जरा सी बात का तूफान मचा रखा है? बेगम, मुनीरा की हालत अच्छी नहीं मालूम होती, जरा चलकर देखो तो। उसके हाथ पांव अकड़े जाते हैं, मुझे तो खौफ होता है कालरा न हो। इरफान, ये सब तुम्हारा वहम है, सिर्फ खाने पीने की बेएहतियाती है और कुछ नहीं। अर्क काफूर 2-2 घंटे बाद पिलाती रहो, शाम तक सारी शिकायत दूर हो जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं। इस ट्रेन से जरा गोरखपुर जा रहा हूं, 3-4 दिन में वापस आऊंगा। रोजाना खैरियत की इत्तला देती रहना। मैं रानी गायत्री के बंगले में ठहरूंगा।
बेगम ने उन्हें तिरस्कार भाव से देखकर कहा, लड़की की ये हालत है और आप इसे छोड़े चले जाते हैं? खुदा ना करे उसकी हालत ज्यादा खराब हुई तो? इरफान, तो मैं रहकर क्या करूंगा? उसकी तीमारदारी तो मुझसे होगी ही नहीं, और न बीमारी से मेरी दोस्ती है कि मेरे साथ रियायत करे। बेगम, लड़की की जान को खुदा के हवाले करते हो, लेकिन रुपए खुदा के हवाले नहीं किए जाते। लाहौल विला कुव्वत, आदमी में इंसानियत न हो, औलाद की मोहब्बत तो हो। दौलत की हवस औलाद के लिए होती है, जब औलाद ही न रही तो रुपयों का क्या अलाव लगेगा? इरफान, तुम अहमक हो, तुमसे कौन सिर मगजन करे। ये कहकर वो बाहर चले आए, मोटर पर बैठे और स्टेशन की तरफ चल पड़े। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 38वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।